साथियों, क्या आप भी उन करोड़ों भारतीयों में से एक हैं जिनका किसी न किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए एक वीडियो नहीं बल्कि आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से बैंकिंग के बहुत सारे रूल्स चेंज कर दिए गए हैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं कि आखिर क्या लक्ष्मण रेखा बनाई गई है सरकार की तरफ से, जिसको क्रॉस करते ही आप सरकार की रडार पर आ जाते हैं। क्योंकि आपको लगता है अगर आप बैंक जाते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, पैसा विड्रॉल करते हैं, आप अपने बैंक खाते में जमा करते हैं, निकासी करते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा पैसा है, मैं निकासी करूं या जमा करूं, इससे सरकार को क्या लेना देना। तो दोस्तों ठहरिए, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जी हां, सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नजर है आपके एक एक पैसे पर। बैंक की तरफ से सरकार को एसएफटी रिपोर्टिंग की जाती है। तो दोस्तों ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ट्रांजैक्शन करने हैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। जो न्यू लिमिट आई है उन लिमिट को आपको जाने अनजाने में क्रॉस नहीं करना है, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं वो इतने सरल, इतने सीधे नहीं है कि आप उन्हें कुछ भी वर्बली समझा देंगे, मौखिक रूप से बता देंगे तो मान जाएंगे। उन्हें हर चीज का प्रूफ चाहिए होगा। जो भी आपके घर पर कैश मिलता है, आपके बैंक खाते में कैश मिलता है, उसका हर चीज का उन्हें लिखित में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए। उन आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें इसका प्रूफ मिल रहा हो कि हाँ ये पैसा आपको फला जगह से मिला है। अगर आप उसका प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी वो अघोषित आय हो जाएगी और फिर आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज हो सकती है सेक्शन 194 के तहत, जिसमें आपके ऊपर 100% तक की पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम आपको सरकार की जो न्यू लिमिट आई है बैंकिंग रूल्स को लेकर के पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अधूरा जो ज्ञान होता है बहुत ही खतरनाक होता है। और फिर यहाँ तो बात हो रही है आपकी गाढ़ी कमाई की, आपकी मेहनत की कमाई जो आपने बैंक खाते में रखी है, कहीं उस पर सरकार की नजर तो नहीं है, कहीं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस तो नहीं मिलने वाला है, आपको पता ही नहीं आपने लिमिट क्रॉस कर दी है। तो हम आपको बारीकी से सभी लिमिट बताने वाले हैं कि आप एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना जमा कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इस बीच का जो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसे वित्त वर्ष कहा जाता है, इस बीच में आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, उसकी क्या लिमिट बनाई गई है। जी हाँ, उसके लिए भी सरकार की तरफ से न्यू लिमिट बनाई गई है, जिसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर इसके लिए भी लिमिट बनाई गई है कि आप कितना जमा कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं। और जो व्यापारी लोग हैं वो लोग ये ना समझे कि हम बच जाएंगे इससे, कि मेरे पास तो सेविंग अकाउंट नहीं, मेरे पास तो करेंट अकाउंट है, मुझे इससे क्या लेना देना। तो आप लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जो लोग करेंट अकाउंट का यूज करते हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से न्यू लिमिट आ चुकी है कि आप एक वित्त वर्ष में अपने करेंट अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, उसकी भी न्यू लिमिट आ चुकी है। अगर आप उसमें भी उसकी जो लिमिट है उसे क्रॉस करते हैं तो फिर आप रडार पर आ जाते हैं, आपकी एसएफटी रिपोर्टिंग हो जाती है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। साथ ही साथ हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए लोग एफडी करते हैं बैंक में, तो आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम थोड़े थोड़े अमाउंट की अलग अलग बैंकों में एफडी कर देंगे तो सरकार को क्या पता चलेगा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या पता चलेगा। तो ऐसा नहीं, आपका जो पैन है आपके आधार से लिंक है, आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, आपका जो मोबाइल नंबर है आपके वोटर कार्ड से लिंक है, आपके बैंक खातों से लिंक है। तो कुल मिलाकर के सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करेंगे सरकार आपको पकड़ नहीं पाएगी। कुल मिलाकर के इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे कि आप एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके लिए भी लिमिट बनाई गई है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, वहां पर आप कितना कैश ले सकते हैं, इसके लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बहुत ही सख्त रूल्स इसके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जब लोग प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हैं वहां पर लोग कैश ले लेते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए जो न्यू लिमिट आई है उनको आपको क्रॉस नहीं करना है, वरना फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलेगा और आपके ऊपर 100% तक की पेनाल्टी लग सकती है, जिसमें कैश लेने वाले को और कैश देने वालों को दोनों के ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो इसकी भी जानकारी देंगे, न्यू लिमिट जो आई है वो हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आज के समय में यूपीआई का धड़ल्ले से यूज हो रहा है। आपको कहीं भी कुछ भी काम होता है आप यूपीआई कर देते हैं। आपको किसी दोस्त रिश्तेदार को कैश देना है, आप उससे बोल देते हैं ठीक आप हमें यूपीआई कर दो, हमारे पास कैश पड़ा है, हम आपको दे देते हैं। किसी मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कहीं पर भी आप कैश उसको दे रहे हैं, अपने यूपीआई में पैसा ले ले रहे हैं। तो आखिर इसके लिए भी न्यू लिमिट क्या है
वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप यूपीआई के माध्यम से कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाएगा। और फिर आपसे जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि इसे जस्टिफाई करो, ये पैसा आपको कहाँ से मिला है, और आप उसे जस्टिफाई कर नहीं पाओगे क्योंकि आपने कहीं रिकॉर्ड तो मेंटेन किया नहीं है, आपने कहीं लिख करके तो रखा नहीं है कि ये पैसा मैंने इनसे लिया, ये पैसा मैंने इनसे लिया, इस काम के बदले में लिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे आपकी इनकम मान लेगा और फिर वो आपके आईटीआर से मिलान करेगा। और उसमें अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है और जो आईटीआर है वो मैच नहीं करेगा तो आपको नोटिस मिल जाएगा। और फिर आप जब नोटिस का जवाब नहीं दे पाओगे तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको जानकारी देंगे एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है, यानी कितने बचत खाते रख सकता है, इसके लिए क्या गाइडलाइन है आरबीआई की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, भारत सरकार की। और लास्ट में हम आपको जानकारी देंगे कि आज के समय में क्रेडिट कार्ड का बहुत उपयोग हो रहा है। तो आखिर क्रेडिट कार्ड के उपयोग में आप जब अगर कैश में अपने बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कितना कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में, और अगर आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने बिल का भुगतान कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के, तो एक वित्त वर्ष में कितने रुपए का आप कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं इन सभी विषयों पर। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर डेली डालते रहते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करता हो। कोई एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, कोई कोई 4-4, 8-8, 10-10 क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहा है। ऐसे में दोस्तों क्रेडिट कार्ड का उपयोग मैं नहीं कहता कि गलत है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है आप पूरे साल में देखिए, अगर आप पूरे साल में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कैश में कर रहे हैं और 1 लाख रुपए कैश में कर देते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान, तो एक वित्त वर्ष में अगर 10 लाख रुपए का आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया है, आपने उसे पे किया है, तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जवाब मांग सकता है कि अगर आपकी इतनी इनकम है, आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कर रहे हैं और उसके बाद आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, और अगर आप आईटीआर फाइल भी कर रहे हैं तो अपनी इनकम इतनी नहीं दिखा रहे हैं, आप टैक्स पेयर नहीं बन रहे हैं, तो उस दशा में आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज होंगी और फिर आपको भविष्य में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में यानी सिंगल डे के लिए बैंकिंग के क्या रूल्स चेंज हुए हैं। तो आप सिंगल डे में आप अपने बचत खाता यानी जो सेविंग अकाउंट होता है, हर व्यक्ति के पास में है। आज के समय में करोड़ों लोग हैं देश के जिनके पास बचत खाते हैं, फिर चाहे वो सैलरी अकाउंट के रूप में हो, जनधन खाते के रूप में हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट के रूप में हो, वो होता है बचत ही खाता है, वो सेविंग अकाउंट ही होता है। तो वो सेविंग अकाउंट जो है उसमें सिंगल डे यानी एक दिन में आप उससे कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं एक बार में। तो दोस्तों उसके लिए जो लिमिट बनाई गई है वो है 2 लाख रुपए। एक दिन में आप अपने सेविंग अकाउंट से 2 लाख रुपए ही विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको 4 लाख या 8 लाख की आवश्यकता है तो आप उसे टुकड़ों में विड्रॉल करिए, अलग अलग डे में विड्रॉल करिए। अगर इकट्ठे आप 8 लाख कैश विड्रॉल करेंगे तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का आपको नोटिस मिल जाएगा। आपकी एसएफटी रिपोर्टिंग, आपका जो कंप्यूटर है आज के समय में, अब बैंकर को नहीं देना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग नहीं करनी है। जो बैंक में कंप्यूटर लगा है वो ही आपका जो रिकॉर्ड है उसे भेज देगा इनकम टैक्स के सर्वर पर कि इस व्यक्ति ने हाई वैल्यू का ट्रांजैक्शन किया है 8 लाख रुपए का। आप इससे जवाब मांग लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर आपसे जवाब मांग लेगा कि ये 8 लाख रुपए आपने क्यों विड्रॉल किए हैं। क्योंकि सरकार भी चाह रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चाह रहा, आरबीआई भी चाह रही है कि आप कैश का उपयोग कम से कम करिए, जितना हो सके आप डिजिटल लेन देन करिए, आप अपने जो ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन मोड के माध्यम से करिए। अगर आप कैश का इतना इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आपको टुकड़ों में कैश विड्रॉल करना है, आपको इकट्ठे 8 लाख रुपए विड्रॉल नहीं करना है। वरना अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि ये पैसा आपने जो निकाला है कहाँ ले गए, तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर वही बात डिपॉजिट की करें तो डिपॉजिट करने के लिए भी सेम रूल्स हैं कि आप एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट मत करिए। आपको 8 लाख 10 लाख डिपॉजिट करने हैं तो आप टुकड़ों में डिपॉजिट करिए, लेकिन आप इकट्ठे अगर 10 लाख डिपॉजिट करेंगे तो भी आपको नोटिस मिल जाएगा, आपसे जवाब मांग लिया जाएगा कि ये पैसा आपको मिला कहाँ से है जो आप जमा कर रहे हैं। अगर उसके आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास में कोई उसके प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर दोस्तों आपके सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट होल्डर की, कि जो करंट अकाउंट होल्डर है वो एक वित्त वर्ष में कितना पैसा अपने से करंट अकाउंट में जमा कर सकते हैं और कितना पैसा वो करंट अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। हम कैश की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप चेक आरटीजीएस के माध्यम से उसमें पैसा मंगा रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप चेक आरटीजीएस से पैसा किसी को भेज रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैश की, कि आप कैश में कितना पैसा उसमें विड्रॉल कर सकते हैं और कैश में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लिमिट है वो है 50 लाख रुपए, कि एक वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आप इस बीच के पूरे एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं और 50 लाख रुपए तक ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉल करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है, एक्सप्लेन न कर पाने पर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर लोग टोकन मनी के रूप में, बयाना के रूप में पैसा ले लेते हैं, तो वहां पर आप कितना कैश ले सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी चाहे जितने बड़े अमाउंट की हो, 1 करोड़ की हो, 1 लाख की हो, 10 लाख की हो, 50 लाख की हो, सरकार ने कहा आप मैक्सिमम 20,000 रुपए ही टोकन मनी के रूप में ले सकते हैं। प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 20,000 से ज्यादा आपको कैश स्वीकार नहीं करना है, और अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 20,000 से ज्यादा कैश नहीं देना है टोकन मनी के रूप में, वरना इसमें दोनों लोगों के ऊपर अर्थदंड लगाया जा सकता है, इन दोनों लोगों के ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। जितना कैश आपने लिया है उसकी 100% पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज हो सकती है। तो 20,000 से ज्यादा आपको टोकन मनी के रूप में नहीं लेना है। बाकी आपको पैसा जो लेना है डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से लेना है, आप चेक से लीजिए, यूपीआई से करवाइए, नेफ्ट आरटीजीएस कराइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा कैश लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कोई व्यक्ति कितने बचत खाते रख सकता है। तो दोस्तों इस पर मेरे पास कमेंट आए थे कई लोगों की कि सर हम कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि आप कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हो, आपका जितने बचत खातों से काम चले आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वैसे मेरी समझ से 2 सेविंग अकाउंट बेस्ट होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप सेविंग अकाउंट रखोगे उतना आपको मैनेज करना होगा। जब आप आईटीआर भरोगे सभी अकाउंट की डिटेल्स आपको उसमें भरनी है, उसके साथ ही साथ आपको सभी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, सभी अकाउंट में आपके जो डेबिट चार्जेस हैं वो लगेंगे, डेबिट कार्ड के चार्जेस लगेंगे, साथ ही साथ एसएमएस चार्जेस लगेंगे, तो इसका आपको बड़ा ध्यान रखना होता है। तो आप 1-2 सेविंग अकाउंट रखें बेस्ट है, 2 से ज्यादा सेविंग अकाउंट मेरी समझ से रखना ठीक नहीं है। बाकी आपका जितने सेविंग अकाउंट से काम चले आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, 1, 2, 4, 8, 10 जितना भी आपकी आवश्यकता हो आप खुलवा सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके इनएक्टिव सेविंग अकाउंट पड़े रहेंगे, मान लीजिए आपने खुलवा लिए और वो इनएक्टिव पड़े हैं, तो इसका बुरा असर आपकी सिबिल पर पड़ता है। आपके मान लीजिए 3 सेविंग अकाउंट ऐसे हैं जो इनएक्टिव पड़े हुए हैं, उनका बैलेंस माइनस में जा रहा है, लंबे समय से डोरमेंट पड़े हुए हैं, तो इसका असर भी आपकी सिबिल पर पड़ता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और आज के समय में फ्रॉस्टर्स भी ऐसे अकाउंट का ही यूज करते हैं कि जो लंबे समय से इनऑपरेट पड़े हुए हैं, जिनका कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है, तो उन खातों का वो उपयोग कर लेते हैं और फिर उसमें आप पकड़ सकते हैं, यानी आप उसमें फंस सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसे सेविंग अकाउंट हैं जो कि इनऑपरेटिव पड़े हुए हैं, तो या तो आप उन्हें क्लोज करा दीजिए या फिर आप उन्हें ऑपरेट करिए, यानी उनमें ट्रांजेक्शन करिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट यानी जो बचत खाता है उसमें आप एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जो लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो है 10 लाख रुपए। आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं, चाहे आप टुकड़ों में जमा करें या इकट्ठे जमा करें। 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश जमा करते हैं एक वित्त वर्ष में, तो दोस्तों उसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। 10 लाख तक जमा करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख के ऊपर जमा करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। वहीं अगर हम विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल के लिए भी सेम लिमिट है कि आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो उससे आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल मत करिए। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आप बड़े ट्रांजेक्शन करना है आप करिए, यूपीआई से करिए, नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से करिए, चेक के माध्यम से करिए, लेकिन कैश में आप बड़े ट्रांजेक्शन मत करिए, क्योंकि आरबीआई, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, इनकम टैक्स सभी लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप लोग डिजिटल मोड के माध्यम से करिए, कैश का उपयोग कम से कम करिए। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इसीलिए लक्ष्मण रेखा बनाई गई है। अब अगर आप इसे क्रॉस करेंगे तो फिर आप रडार पर आ जाएंगे, फिर आपको नोटिस मिलेगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो पेनाल्टी लगेंगी।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख की जो लिमिट आपके लिए बनाई गई उसे आपको क्रॉस नहीं करना है। और हाँ, ये नहीं है कि कोई एक सेविंग अकाउंट से आपके लिए लिमिट बनाई गई है। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है। उन सभी सेविंग अकाउंट से एक वित्त वर्ष में आप 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल मत करिए और 10 लाख से ज्यादा आप कैश डिपॉजिट मत करिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए क्या लिमिट है। मैंने आपको बता दिया कि उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है। 10 लाख से ज्यादा आप फिक्स डिपॉजिट मत करिए एक वित्त वर्ष में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए लिमिट है। ऐसा नहीं पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है उससे आप एफडी कर रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट की भी एफडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश जमा करके एफडी कर रहे हैं, चाहे आप एक बैंक में करें या 4 बैंकों में करें, लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि कैश जमा करके एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट मत करवाइए, वरना आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। हाँ, अगर आपके पास लीगल पैसा कहीं से आया है, उसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है और उसके आपके पास डॉक्यूमेंट है, तब आप एफडी करा रहे हैं, तो भविष्य में अगर आपको नोटिस आता है तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा करेगा आपको जमा नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ जागरूक कर रहा हूं, सिर्फ आपको जगा रहा हूं कि ये लक्ष्मण रेखा बनाई गई है सरकार की तरफ से, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसी पर जैसे आप क्रॉस करोगे तो फिर सरकार की नजर आप पर पड़ जाती है और फिर आपकी एसएफटी रिपोर्टिंग हो जाती है। और जब एसएफटी रिपोर्टिंग बैंक की तरफ से होती है तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है भविष्य में। अब ये जरूरी नहीं कि इसी वित्त वर्ष में आपने लिमिट क्रॉस किया तो आपको नोटिस तुरंत ही मिल जाएगा। ये नोटिस आपको अगले साल आ सकता है, उसके अगले साल आ सकता है, 3 साल में आ सकता है। तो इस तरह से अगर आपने लिमिट क्रॉस की है तो इसका नोटिस आपको आगे भी आ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यूपीआई की। यूपीआई से आप कितना पैसा सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में, इसके लिए क्या लिमिट बनाई गई है। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्ट कोई लिमिट नहीं बताई गई है, या फिर न ही जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट से यूपीआई में कितना ले सकता है, कितना दे सकता है एक वित्त वर्ष के लिए। ऐसी कोई लिमिट नहीं तय की गई है। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो 10 लाख रुपए की लिमिट है, इसे आपको ध्यान में रखते हुए ट्रांजेक्शन करने हैं। अगर आप एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए को क्रॉस करते हैं, अब मान के चलिए अगर आपने 10 लाख रुपए किसी से लिए हैं, रिसीव किए हैं यूपीआई के माध्यम से, तो हो सकता है आपने 10 लाख उसको सेंड भी किए हो किसी न किसी को। भाई पैसा आ रहा तो आप पैसा सेंड भी कर रहे होंगे, तो आपका ये टर्नओवर हो गया 20 लाख रुपए का। अब 20 लाख रुपए का अगर आपका टर्नओवर हो गया तो जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि अब आपको किसी भी सर्विस के मामले में अगर आप 20 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। वहीं अगर आप कोई गुड्स सेल करते हैं, वहां पर आपका टर्नओवर अगर एक वित्त वर्ष में 40 लाख को क्रॉस करता है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो अगर आप कोई सर्विस प्रदाता आपको मान लेता है जीएसटी डिपार्टमेंट और आपसे कहता है आपने 20 लाख रुपए का टर्नओवर किया है एक वित्त वर्ष में, आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है, तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, आपके ऊपर जीएसटी चार्जेस लग सकते हैं। आपको कंपलसरी किया जा सकता है जीएसटी नंबर लेने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा आप यूपीआई लीजिए मत, और 10 लाख रुपए से ज्यादा एक वित्त वर्ष में सेंड मत करिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो 50 लाख की कर देता हूं, यूपीआई कर चुका हूं इस वित्त वर्ष में। तो जरूरी नहीं कि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट अभी नोटिस दे देगा, अगले साल दे सकता है, उसके अगले साल दे सकता है। आपसे जवाब मांग सकता है कि 2025-26 में आपने अपने सेविंग अकाउंट से 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए का टर्नओवर किया था, आप अपना दिखाइए आपने कितना जीएसटी भरा है, कहाँ से पैसा आ रहा था, आपकी कितनी इनकम है। और जब आपको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस देगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी पिछले वर्ष तमिलनाडु में एक पानी पूरी के ठेले वाले को नोटिस मिल गया था। वो पानी पूरी बेचता था, ठेला लगाता था, लेकिन पैसा यूपीआई से लेता था। उसकी 40 लाख रुपए की टर्नओवर हो गई एक वित्त वर्ष में, उसे नोटिस मिल गया, उसके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो गई। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, बस आपको सावधानी पूर्वक ट्रांजेक्शन करने हैं। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं जो लक्ष्मण रेखा सरकार ने बनाई है, अगर आप उसे क्रॉस कर रहे हैं तो फिर आप रडार पर तो है सरकार की, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट है उन्हें आपको संभाल के रखना है। चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, उसके कोई डॉक्यूमेंट है, या जहां से भी आपकी इनकम हुई है उसके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, आपको उन्हें संभाल कर रखना है 5-7 सालों के लिए, ताकि भविष्य में अगर आपको नोटिस मिले तो आप उन्हें दिखा पाए कि ये पैसा मुझे यहाँ से मिले था। वर्बली आप समझाएंगे वो नहीं मानेंगे, आप प्रूफ देंगे तो मान जाएंगे। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बचे रहेंगे, भविष्य में आप सुरक्षित ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि आप गाढ़ी कमाई का पैसा एक एक करके अपने बैंक खाते में रखते हैं, और फिर ऐसा ना हो कि सरकार उस पर पेनाल्टी लगा दे, सरकार उस पर टैक्स लगा दे, आपका पैसा सरकार के पास चला जाए। तो इन बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो बचे रहेंगे, कोई भी दिक्कत आपको भविष्य में नहीं होगी। बाकी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आप लोगों के लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रखते हैं। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई रूल्स चेंज होते हैं, उस पर वीडियो बना करके हम आपको सबसे पहले उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।